टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवला हंडीचर 66 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब आपने पढ़ा कोमोलिका और मेहरा मेंशन वापस आती है। अचानक उसकी मां कामना दीवान उसे थप्पड़ मारती है। मेहरा खानदान के एहसानों का गलत फायदा उठाने के लिए उसे 2-4 बातें सुनाती है। कोमोलिका भी अपनी मां की चाल समझकर पूरी साजिश का इल्जाम करीना पर डाल देती है। वो नम आंखों से कामना की तरफ देखकर बोली, कल क्लब में करीना से इस न्यूज़ और दोनों बहनों के बीच गलतफहमी के बारे में जवाब मांगने गई थी। उसने मेरे और दक्षु दीदी के खिलाफ साजिश क्यों रची? दादी और सबको यकीन हो गया कोमोलिका सच बोल रही है। दादी आगे आकर कामना को डांटकर बोली, शायद हम सब लोगों को किसी दूसरे की गंदी चाल के कारण हमारी दोनों बेटियों पर शक हो गया है। गुड़िया सब संभाल लेगी, इस बात को यही खत्म करे। अपनी बेटी पर हाथ उठाना सही नहीं है। उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कोमोलिका अपनी मां कामना से बात करना चाहती थी। उसकी मां अजीब बर्ताव कर रही है। कामना एक साजिश करी। दक्षिता को प्रेसिडेंट की चेयर से हटाने के लिए दक्षिता प्रिंस के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं। अचानक दक्षिता को कंपनी से फोन आ जाता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहां पर दक्षिता अपनी टशन में कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती है। कामना के सपोर्टर सारे शेयर होल्डर दक्षिता को प्रेसिडेंट चेयर छोड़ने को बोलते हैं। वही एक अनजान शख्स दक्षिता को बहुत ही प्यार से देख रहा था। उसके सोचने से पता चलता है वो दक्षिता को बहुत पहले से जानता है। उसका शेयर होल्डर की मीटिंग खत्म होने के बाद दक्षिता को आवाज लगाता है। अब आगे है दक्षी। हैंडसम लड़के की बहुत ही अट्रैक्टिव आवाज दक्षिता को पीछे से सुनाई देती है। दक्षिता उसे इग्नोर करके जल्द से जल्द प्रिंस के पास जाना चाहती थी। दक्षिता बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले प्रिंस को नाराज नहीं करना, लेकिन दक्षिता ने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे को पकड़ा। फिर से आवाज आई, दक्षु तुम मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त किन्नू, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं बदल जरूर गया हूँ, लेकिन तुम मेरा किन्नू नाम को कैसे भूल सकती हो? तुमने ही मेरा नाम बिगाड़ा था। दक्षी, बचपन में जब मैं तुम्हारे घर आता या तुम मेरे घर आती तब हमेशा मुझे किन्नू बोलती थी। ये सुनकर दक्षिता ने कोल्ड नजरों से करण को देख रही थी। उसे किसी किन्नू के बारे में याद नहीं था। दक्षिता कुछ देर घुरकर उस लड़के को देखती है। वो लड़का चिढ़कर बोला, यार दक्षी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं करण सिंह तुम्हारा बचपन का दोस्त, तुम्हें दादाजी ने बताया नहीं क्या मैं आने वाला हूँ? ये सुनकर भी दक्षिता को कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि उसने कभी ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बचपन के दोस्त के बारे में जिक्र होते ही दक्षिता भी समझ गई। दक्षिता जब बचपन में अपने डैड के साथ घूमने सिंह मैंशन जाती थी तब उसकी मुलाकात करण से हुई थी। कई बार प्रताप सिंह अपने पोते को लेकर उनके घर आते थे। इसी तरह धीरे धीरे दोनों मुलाकातें बढ़ने लगी। उनके बीच दोस्ती हो गई। दक्षिता ने करण और बचपन की यादें, बचपन के रिश्तों में अपने डैड के रिश्ते और दादा दादी को छोड़कर सारे रिश्तों को पीछे छोड़ दिया था। अब उसने सोच लिया था वो झूठे रिश्तों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। बचपन की मासूमियत में उसने कई ऐसे रिश्ते बना लिए थे जो उसे बर्बाद करने पर तुले थे, जिस वजह से दक्षिता ने सोच लिया था अब वो किसी से कोई मतलबी रिश्ता नहीं रखेगी। इसलिए वो करण को अपनी कोर नजरों से घूरते हुए एक शब्द बोली, गेट लॉस्ट। ये सुनकर करण का मुंह खुला का खुला रह गया। करण ने कभी उम्मीद नहीं की थी उसकी छोटी क्यूट सी लिटिल डॉल दक्षी उसके साथ किसी अजनबी की तरह बिहेव करेगी। उसने अपने बचपन के दोस्त को भी पहचानने से इनकार कर दिया, जिनकी आंखें नम हो चुकी थी। करण बचपन से दक्षिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे ज्यादा उसे दक्षिता की दोस्ती प्यारी थी। एक बार के लिए अगर दक्षिता उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती तब उसे इतना बुरा नहीं लगता जितना किसी अजनबी की तरह ट्रीट होकर लगा था। पहली बार उनको ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिल में सीधा सामने से खंजर घोंप दिया हो और वो उर्फ नहीं कर पा रहा हो। दक्षिता करण को इग्नोर करके कॉन्फ्रेंस रूम से निकल जाती है। करण वहीं किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। करण की आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन करण ने उन्हें अपनी आंखों से बाहर आने नहीं दिया। तभी करण का फोन बजा। तब वो सदमे से बाहर आया। उसने देखा कि उसके दादाजी का फोन है। करण ने जैसे ही फोन उठाया प्रताप सिंह शरारती अंदाज में बोले, कैसा लगा बरखुरदार अपनी बचपन की स्वीट हार्ट से मिलकर? क्या उसने तुम्हें खुशी में गले लगा या फिर अभी भी उसके साथ प्यार भरी की बातें हुई? ये सुनकर करण भरे गले से आवाज में बोला, दादू उसने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये सुन मिस्टर प्रताप सिंह भी शांत हो गए और कुछ देर शांत रहने के बाद प्रताप सिंह आगे बोले, बेटा तुम्हें एक चीज याद रखनी चाहिए, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। उसके डैड उसे छोड़कर गए सो अलग, लेकिन अब उसकी दुनिया में उसके पास सच्चे रिश्तों में उसके दादा दादी के अलावा और उसके आसपास रहने वाले लोगों में कीर्ति के अलावा कोई भी उसके लिए मायने नहीं रखता। तुम्हें अब उसे कुछ वक्त देना होगा। तुम्हें याद होगा तुम उससे 15 साल तक दूर रहे हो।
तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी अपना लेगी? उसने तो अपनी माँ से भी धोखा खाया है। माँ कभी अपने बच्चे को धोखा नहीं दे सकती। बाप अपने बच्चे को धोखा दे सकता है, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चे से ऊपर अपने हस्बैंड को भी प्रायोरिटी नहीं देती। लेकिन उसकी माँ ने किसी कचरे की तरह ठुकराकर दूसरी शादी कर ली। अब उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोग ही उसकी प्रॉपर्टी में आ गए हैं। उसकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए दिन रात अलग अलग साजिश रच रहे हैं। वो कभी भी इतनी जल्दी तुमसे दोबारा दोस्ती नहीं करेगी। उसके बुरे वक्त में तू उसके साथ नहीं थे। वो तुम्हें भी मतलबी समझती है, जो एक बचपन में दोस्त था, लेकिन वो दोस्त कभी उसके बुरे वक्त में काम नहीं आया। प्रताप सिंह कुछ गहरी सांसें लेकर बोले, दक्षिता ने इमोशन और रिश्तों के लिए अपने दिल और अपने चारों तरफ अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी है। उस सिक्योरिटी को तुम्हें तोड़कर उसके करीब जाना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले का वो पुराना दोस्त एक्साइटेड होकर तुमसे कभी नहीं मिलेगी। यहाँ मैं उसके साथ उसके बुरे वक्त में खड़ा रहा, लेकिन फिर भी वह मुझे कोल्डली बात करती है। तो जब से वो हॉस्टल में गई थी तभी से एकदम से दक्षु बहुत बदल गई है। हॉस्टल से एक बार ही छुट्टियों में घर आई थी, उसके बाद अपनी तरफ हॉस्टल से कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। वहाँ पर किसी को कोई खबर नहीं थी वो कहाँ और कैसे रहती है, किस कॉलेज में पढ़ती है। उसके दादा दादी ने उसे बहुत सारे मेल किए। जब मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आया तब जाकर वो वापस लौटी थी। फिर वो उन सब लोगों से अलग रहती है। उसके घर के बारे में किसी को नहीं पता और दक्षु ने साफ कहा वह किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। अगर उसके दादा दादी को कभी मिलना हो उसे कॉल कर सकते हैं, वो हर महीने मिलने आ जाएगी। मैंने दोस्त राज मिस्टर और राजवीर मेहरा दक्षिता के दादू से सुना है। दक्षु को माइसोफोबिया हो गया है, जिसे वो किसी के भी करीब नहीं जाती, जहां उसे आसपास गंदगी नहीं पसंद। ये सुनते ही आने का टाइम हुआ था, उसके सेक्रेटरी ने उसके चेहरे के आसपास का एरिया पूरी तरह क्लीन करवाया था। ये बात करण को अजीज तो लगी थी, लेकिन उस टाइम करण ने ध्यान नहीं दिया। करण को दक्षिता की बिहेवियर की वजह समझ में आए तब उसे इतना अजीब नहीं लगा, बल्कि अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगर वही यूएसए से कुछ दिन के लिए वापस आकर दक्षिता को संभाल लेता तो शायद आज तक सीता से अनजान की तरह बिहेव नहीं करती। यह सब सोचकर करण बोला, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी लाडली पोती को मैं पहले की तरह अपनी दोस्त बनाकर रहूंगा। ये सुनते ही दादाजी हंसते हुए बोले, मुझे अपनी पता बहू के रूप में भी मेरी लाडली पोती चाहिए। ये सुन करण शर्मा गया और बोला, दादाजी मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर दक्षी किसी और से प्यार करती है तो मैं उन दोनों के बीच कभी भी नहीं आऊंगा। ये सुनकर दादाजी बोले, मैं जानता हूँ वह किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसे महसूस भी है वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे सकती। शायद वह तुम्हारे करीब भी आना नहीं चाहेगी, लेकिन तुम्हें उसके हिसाब से खुद को ढालना होगा, उसकी बीमारी उसे दूर करना होगा। तुम ये तो जानते ही हो माइसोफोबिया तभी होता है जब इंसान को किसी चीज़ का डर हो। जरूर दक्षिता के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से उसे यह बीमारी हुई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके साथ यह हुआ कब है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गई थी तब की थी और जब हॉस्टल में पढ़ रही थी वहाँ भी दक्षिता के दादाजी ने उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहा था। वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स दक्षिता का बहुत ध्यान रखते थे, फिर भी मुझे उसके इस बिहेवियर और इस बीमारी की वजह कभी समझ में नहीं आई। मैंने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की लेकिन मैं समझ नहीं पाया। करण बोला, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं दक्षी के इस बीमारी के बारे में पता भी लगा लूंगा और इसे ठीक करवाने की कोशिश भी करूंगा। ये सुनकर दादाजी बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन अब तुम घर वापस आ जाओ। मैंने सुना है दक्षिता कुछ दिनों के लिए बिजनेस थी पर जाने वाली है, उसके बाद ही तुम दक्षिता के साथ अपनी दोस्ती दोबारा से करने की कोशिश कर सकते हो। 3 दिन के लिए तुम उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन से छेड़खानी मत करना, वरना हो तुमसे दोस्ती करना तो दूर कभी तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे इतना लगता है दक्षु जब से ऑस्ट्रेलिया से आई है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ओरा की इंसान बन गई है। ये सुनकर करण भी कुछ देर सोच में पड़ जाता है, फिर वह बोलता है, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, भले ही वह कितना भी बदल जाए, वह है तो मेरे बचपन की दोस्त। अब तू ही वक्त लगेगा, लेकिन मैं उसे वापस से अपनी प्यारी सी दोस्त बना लूंगा। ये सुनकर प्रताप सिंह बोले, वेरी गुड बेटा। ये बोलकर वह कॉल कट कर देते हैं। करण भी कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर तक सीता को ढूंढते हुए कंपनी से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है दक्षिता अपने घर जा चुकी है। ये सुनकर करण मायूस हो जाता है। वह मायूसी से पार्किंग लॉट में आता है और उसे किसी की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज की दिशा में देखता है तो हैरान हो जाता है। कुछ देर पहले जो लड़की उससे रोड होकर बात कर रही थी वह किसी में चोर महिला की तरह प्यार से किसी को कुछ समझा रही थी। उसने ध्यान से सुना बच्ची का बोली, क्योंकि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आपके पास आ रही
मैंने कहा था ना, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही। मैं तो ऑफिस आई हूँ, आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको नहीं ऑफिस आने के बारे में नहीं बताया। आप भाभी से पूछ सकते हैं, मैं ऑफिस आई हूँ और आपके पास में 20 मिनट के अंदर पहुँच जाऊंगी। उधर से कुछ कहा गया। दक्षिता के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। ये देखकर करण हैरान था कि दक्षु किस बच्चे से बात कर रही है जो उसे इतनी प्यार से समझा रही है। करण ने आज तक सीधा में एक चीज नोटिस की थी, वो दूसरों से घुलना मिलना कम पसंद करती है, लेकिन यह एक बच्चे से इतने प्यार से बात कर रही है। यहाँ तक उसने अपनी फैमिली की तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखा। यहाँ पर किंग नोट में खड़ी होकर एक बच्चे को शांत करा रही है। करण को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बचपन की दोस्त दक्षिता का ये रूप रियल है या फिर कॉन्फ्रेंस रूम में देखा था वो रियल है। दक्षिता को भी एहसास होता है कोई उसे घूर रहा है, तो वो अचानक अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, क्यूटी आप मेरा 20 मिनट इंतजार करो और भाभी के साथ बातें करो, इतनी देर में मैं आपके पास आ जाऊंगी। और अपनी इज्जत का ख्याल रखना, मैं फोन रखती हूँ, मुझे आपके पास आना है। ये सुनते ही उधर से कुछ कहा जाता है। दक्षिता अपना फोन लॉक रखकर कोर नजरों से करण की दिशा में देखती है। करण की पूरी बॉडी कांप जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत बनाए दक्षिता की आंखों में देख रहा था। उसने देखा दक्षिता कुछ पल पहले एक प्यारी सी और सबका ख्याल रखने वाली महिला लग रही थी। अब वह दक्षिता किसी कोड आयरन वह मन से कम नहीं लग रही जो अपनी आंखों से ही इंसान को वही के वही मार सकती है। दक्षिता ने करण को इग्नोर किया और अपनी कार स्टार्ट करके वहां से निकल गई। ये देखकर करण हैरान था कि दक्षिता ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया। वह उसके साथ थोड़ा झगड़ा कर लेती है, उसे डांट देती तो करण को इतना बुरा नहीं लगता। दक्षिता ने करण को ऐसे देखा जैसे वह किसी पुतले को देख रही हो। करण मायूस होकर वहां से चला जाता है। इधर दक्षिता 20 मिनट के अंदर व्हाइट मैंशन पहुंचती है। जैसे ही वह व्हाइट मैंशन के अंदर जाती है, अचानक वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरने लगती है। दक्षिता ने खुद को संभाल लिया और लिविंग रूम में मौजूद लोगों को गुस्से से घूर रही थी। कल हल्दी है भाई की CH 67 डर। अब तक आपने पढ़ा, दक्षिता की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त कारण से होते हैं। वो बचपन में किन्नू बुलाती थी। दक्षिता उसे पहचानने से इनकार कर देती है। दक्षिता को करण के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दक्षिता को पता चला कि करण प्रताप सिंह का पोता है। उसे कुछ याद आया। वो करण के साथ अपनी मेमोरी को ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से उसने करण को अजनबी समझकर रूडली बात की और वहां से पार्किंग एरिया में आ गई थी। करण दक्षिता के रूड बिहेवियर की वजह से दुखी हो गया। सभी करण के दादाजी का फोन आता है। दादाजी दक्षिता की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। ये भी कहते हैं कि वो दक्षिता को अपनी पोता बहू और पोती के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन करण बोला दक्षिता ने अगर उसके प्यार को एक्सेप्ट किया था, दक्षिता ने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, तब वो दक्षिता और उसके प्यार के बीच नहीं आएगा। करण अपने दादाजी से बात करके पार्किंग एरिया में आता है। तब दक्षिता का किसी को बच्चे को अपनी बातों से बहला रही थी। दक्षिता का ये रूप देखकर करण हैरान हो जाता है। दक्षिता को करण के अपने पीछे होने बारे में पता चलता है। दक्षिता ने कोर नजरों उसे घूरते हुए व्हाइट मैंशन के लिए निकल जाती है। व्हाइट मैंशन के लिविंग रूम में मौजूद लोगों को देख दक्षिता आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब आगे करण पार्किंग एरिया में खड़ा सोच रहा था, उसे दक्षिता के पीछे जाना चाहिए या नहीं। दक्षिता वहां से निकल चुकी थी और करण वहां अपनी सोच में खड़ा रह गया था। इधर दक्षिता 20 मिनट के अंदर व्हाइट मैंशन पहुंचती है। पार्किंग एरिया में कार पार्क करके व्हाइट मैंशन के अंदर जाती है। अचानक के एक लंबा सा पतला सा शरीर से आकर लिपट जाता है, जिसे दक्षिता के पैर एक पल के लिए लड़खड़ा गए, लेकिन दक्षिता ने कसकर उसे अपनी बाहों में पकड़कर और खुद का संतुलन बना लिया। प्रिंस दक्षिता के लगभग गोद में चढ़कर उसे लिपटा डरा हुआ लग रहा था। दक्षिता ने देखा लिविंग रूम में भावेश, कीर्ति, आदर्श, कांची, निश्चय और अनीश बैठे हैं। सबके चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन थे। जैसे आदर्श कांची के बालों से खेल रहा था, जिसे देखकर लग रहा था उसे कांची के अलावा किसी से मतलब नहीं है। वही कांची के चेहरे पर कंफ्यूजन और थोड़ी दया दिख रही थी। वही भावेश उदासी भरी नजरों से दक्षिता को देख रहा था। अनीश की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। निश्चय सबसे अलग ही सिंगल सोफे पर बेपरवाह होकर बैठा था। कीर्ति बिना किसी एक्सप्रेशन के दक्षिता और प्रिंस को देख रही थी। दक्षिता ने कोर नजरों से सबको एक एक करके देखा। उसकी नज़र सीधी अनीश के खौफनाक हाव भाव देखकर दक्षिता समझ गई थी, अनीश ने जरूर क्यूटी के साथ कुछ शरारत की है, जिस वजह से वो इतना डरा हुआ है। दक्षिता की आंखों की खतरनाक ठंडी टकटकी अनीश के ऊपर जाकर रुक गई। अनीश डर के मारे उछलकर निश्चय की गोद में जाकर बच्चे की तरह लिपट गया। अनीश की इस हरकत को देखकर निश्चय को बहुत गुस्सा आया। निश्चय ने अनीश को दूर रखने की कोशिश की। अनीश किसी बंदर के बच्चे की तरह निश्चय से पूरी तरह लिपटे हुए बोला, भाई आपने मॉम डैड से वादा किया था, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। अनीश को इमोशनल ब्लैकमेल करने सुन निश्चय गुस्से से दांत पीसकर धीमी आवाज में बोला, मैंने मॉम डैड ये कहा था, जब तू किसी खतरे में होगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम खुद ही मौत के मुंह में जाओगे, तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। निश्चय का ताना सुनकर अनीश का मुंह बन गया। अनीश धीरे से बोला, आई एम सॉरी भाई, प्लीज इस बार बचा लीजिए।
अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी बब्बर शेरनी के मुंह में हाथ नहीं डालूंगा। ये सुनकर निश्चय गुस्से से दांत पीसकर बोला, पहले मेरी गोद उठो। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो मेरे गोद में किसी बंदर की तरह चढ़ बैठे हो। तुम चाहे किसी भी बिल में जाकर छुप जाओ, आज इस शेरनी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम शेरनी को प्यार करोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, वो बदले में प्यार ना करे, लेकिन तुम उसे घाव दोगे, वो तुम्हें जरूर मार डालेगी। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा था तुम उस बच्चे के साथ छेड़खानी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। निश्चय और अनीश एक दूसरे से बहस कर रहे थे। अचानक दक्षिता उनके कानों में ठंडी और जानलेवा आवाज पड़ी, तुम सब लोग मेरे आने तक यही रहो, कोई यहाँ से हिला नहीं चाहिए। ये बोलकर दक्षिता प्रिंस के साथ अपने रूम की ओर चली गई। अनीश का दिल धक से रह गया। भावेश उदासी भरी नजरों से दक्षिता और प्रिंस जाते हुए देख रहा था। कीर्ति भावेश के हाथ पर हाथ रखकर इशारा करती है, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। यह समझकर भावेश हाँ में सिर हिलाता है, फिर अपना सिर सोफे के आर्मरेस्ट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फ्लैशबैक, भावेश टैबलेट में अपना कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास दक्षिता का मैसेज आता है। दक्षिता के मैसेज देखकर वो अपना टैबलेट लेकर व्हाइट मैंशन में आ जाता है। लिविंग रूम में बैठकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिंस दक्षिता को आवाज लगाते हुए बच्चों की तरह आंखें मलते हुए लिफ्ट से बाहर निकला। जब प्रिंस ने अपनी आंखों से हाथ हटाकर देखा तो लिविंग रूम में भावेश को देखकर दौड़कर प्रिंस भावेश के पास गया और उसके गले लगकर बोला, भाभी तुम कब आए? ये सुन भावेश प्रिंस की तरफ होते हुए बोला, अच्छा बेटा, भाई की याद आ गई, मुझे तो लगा अपनी एंजल के साथ रहते हुए मुझे भूल गया। प्रिंस ने अजीब सा मुंह बनाया और बोला, भाभी आप मेरी एंजल को कुछ नहीं कह सकते, एंजल कहाँ पर है? मुझे एंजल के पास जाना है। ये बोलकर प्रिंस खड़ा हुआ और किचन की तरफ जाने लगा। ये देखकर भावेश बोला, दीदी ऑफिस गई है और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए भेजा है। भावेश की बात सुनकर प्रिंस सैड टोन में बोला, एंजल मेरे बिना कैसे जा सकती है? कहीं एंजल बिजनेस ट्रिप पर तो नहीं चली गई? मुझे छोड़कर प्रिंस बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। प्रिंस को इस तरह देखकर भावेश अपनी भौहें उठाकर अपने मन में बोला, इसका मतलब दक्षु दीदी प्रिंस को नहीं मना पाई। तभी अचानक उनके पीछे से अनीश की आवाज आई। वो बोला, हाँ बच्चे तुम सही सोच रहे हो, दक्षिता दीदी को मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट के लिए छोड़कर आया हूँ। भावेश ने देखा कि यह निश्चय का भाई अनीश है, लेकिन प्रिंस उसे नहीं जानता था। इस वजह से प्रिंस कंफ्यूजन में देखते हुए बोला, तुम मेरी एंजल को एयरपोर्ट क्यों छोड़कर आए और तुम कैसे जानते हो मेरी एंजल को? एंजल सिर्फ मेरी है, मेरी एंजल से दूर रहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर अनीश प्रिंस को चिढ़ाते हुए बोला, ओले ओले मेरा बच्चा, तू मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और दक्षिता दीदी यहाँ पर नहीं, वो 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर चली गई है। अब तुम्हें हम लोगों के पास ही रहना है। अगर तुमने मुझसे धमकाने की हिम्मत की तो मैं अपने भाई को बता दूंगा। तभी निश्चय भी व्हाइट मैंशन में एंटर करता है। निश्चय को देखकर प्रिंस ने बनाया और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। उन दोनों के पीछे ही आदर्श, कांची और कीर्ति एक साथ एंटर करते हैं। जब कीर्ति ने भावेश को अपने विला पर नहीं देखा तो वो भी भावेश को ढूंढते हुए व्हाइट मैंशन में आ गई। कीर्ति अच्छे से जानती थी अभी भावेश व्हाइट मैंशन प्रिंस से मिलने के अलावा कहीं भी नहीं जाता है। जब कीर्ति ने व्हाइट मैंशन के अंदर एंटर किया, उसने अनीश के शब्दों को सुना और उसने अनीश को क्यों प्रिंस को धमकाते हुए भी देखा। तो ये देखकर वह अपने मन में बोली, तुम क्यों शेरनी के बच्चे से पंगा ले रहे हो? अगर उस शेरनी को पता चला तो तुम्हें फाड़ कर रख देगी, इस साथ ही तुम्हें काले पानी की सजा देगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उससे कैसे बचते हो। ये सोचकर कीर्ति बुरी तरह मुस्कुराती है, फिर अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के भावेश के बराबर में आकर बैठ जाती है। भावेश अनीश को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अनीश भावेश को इग्नोर करके प्रिंस से बोला, अब तक दक्षिता दीदी के बिना तुम्हें यहाँ कौन प्रोटेक्ट करेगा? सुनते हैं प्रिंस की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन उसने भावेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन प्रिंस का चेहरा किसी डरे हुए बच्चे की तरह था और उसको बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। भावेश ने अपनी ठंडी नजरों से को घूर कर देखा, जैसे वह बोलना चाह रहा हो, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन अनीस ने भावेश की धमकी की कोई परवाह नहीं की और वह भावेश को मिस्टर इंडिया की तरह इग्नोर करने लगा, जैसे वहां पर भावेश मौजूद ही ना हो। तभी अनीश बोला, अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी, तुम्हें मेरे राका के साथ एक राउंड डीएम सोसाइटी का लगाना होगा। अनीश प्रिंस के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन प्रिंस बुरी तरह डर गया। दरअसल परसों शाम को प्रिंस नाइट वॉक पर जाने थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था। अचानक पता नहीं कहां से एक भूरे रंग का लेब्राडोर बड़ा सा डॉगी आ गया और वो प्रिंस को देखकर भौंकने लगा। जैसे ही वह प्रिंस की तरफ बढ़ा, प्रिंस बिना किसी देरी के दौड़ते हुए व्हाइट मैंशन में घुस गया। राका का व्हाइट मैंशन के अंदर कदम नहीं रख सकता था, उसे दक्षिता से बहुत ही डर लगता था। जब दक्षिता राका की हरकत के बारे में पता चला तब उसने अनीश को धमकी दी थी, अगर राका कभी भी प्रिंस के आसपास दिखाई दिया तो वहीं पर रखा को सूट कर देगी। अनीश अच्छी तरह जानता थी
दक्षिता कभी भी झूठ नहीं बोलती और राका से अनीस बहुत ज्यादा प्यार करता था। राका अपने बच्चे की तरह रखता था। वो राका को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता था। उसने राका को अपने ही विला में रहने की परमिशन दी थी। उसे दक्षिता के नाम की धमकी भी दी थी। अनीस प्रिंस को उसी राका के नाम पर धमका रहा था। तभी अचानक कार के रुकने आवाज आती है, जिसे सुनकर अनीश का मुंह ऐसे बंद हो जाता है जैसे उससे अच्छा बच्चा कोई हो ही नहीं, और शायद वह गूंगा हो, कभी बोला ही नहीं। वही प्रिंस डर के मारे कांप रहा था। आदर्श कांची के साथ बिजी था। वहां पर मौजूद आदर्श ही ऐसा इंसान था जिसे दक्षिता से डर नहीं लगता था। वही कांची प्रिंस की तरफ कन्फ्यूजन में देख रही थी। वो इस तरह राका के नाम से क्यों डर गया। नीचे बेपरवाह होकर सिंगल सोफे पर बैठा था। उसने ना तो अपने भाई को रोकने की कोशिश की और ना ही प्रिंस कुछ बोला। वह जानता था कि अभी उसके भाई अच्छी सी सजा मिलने वाली है। प्रिंस कार की आवाज पहचानता था, इसीलिए वह डरते हुए अनीश की तरफ देखता है। फिर धीरे धीरे चलकर एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। अनीश भी छोड़ नजरों से प्रिंस की तरफ देख रहा था। प्रिंस ने देखा अनीस ने अपना सर झुका कर रखा है, इसीलिए वह भी में कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इधर बाकी सब लोग आसानी से प्रिंस को देख सकते थे। वो बिना किसी की नज़र में आए व्हाइट मैंशन के दरवाजे पर जाना चाहता है। किसी ने कुछ भी याद नहीं किया। जैसे ही उसने दक्षिता नजर आई, वह फुल स्पीड में दौड़कर दक्षिता से लिपट गया। फ्लैशबैक एंड सब ने देखा, अब अनीश प्रिंस की तरह डर के मारे काट रहा था। उसी तरह इस वक्त अनीस डर के मारे कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में उसकी बलि दी जाने वाली है। सब लोगों को अनीश के ऊपर तरस आने की जगह गुस्सा आ रहा था। उसने एक मासूम दिल को हट कर दिया। दक्षिता अनीश की दीवार पर उसे क्या सजा देने वाली है और उसी का क्या प्रिंट हो अपने बिजनेस के लिए, पर जाने के लिए मना पाएगी। जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH68 दक्षिता और प्रिंस की पहली डेट। दक्षिता और प्रिंस रूम। दक्षिता प्रिंस को रूम में लेकर आती है। प्रिंस को बाहों में भर के सोफे पर बैठ जाती है। दक्षिता को याद आता है वो करण को इग्नोर करके पार्किंग एरिया में आई थी। तभी दक्षिता का फोन बजने लगा। दक्षिता ने जैसे ही फोन देखा, ये प्रिंस की वॉयस से फोन आ रहा है। दरअसल दक्षिता ने प्रिंस को खतरे में होने पर सेफ्टी के लिए यह वह चला कर दी थी, क्योंकि फोन तो कहीं भी गिर सकता है। जब अनीश प्रिंस को धमका रहा था, तब प्रिंस ने चुपके से दक्षिता को फोन कर दिया था। प्रिंस की उस यूनिट वॉच के बारे में कीर्ति के अलावा किसी को नहीं पता था। कीर्ति प्रिंस को दक्षिता हो कॉल करते हुए देख लिया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। दक्षिता प्रिंस की वॉयस से कॉल आते देख घबरा गई। जैसे ही दक्षिता ने फोन उठाया, उसे प्रिंस की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके फोन से अचानक अनीश की धीमी आवाज आई, जिसे ध्यान से सुनने पर दक्षिता समझ गई थी कि अनीश उसके क्यूटी को परेशान कर रहा है। दक्षिता प्रिंस कॉल पर ना डरने के लिए समझा रही थी। वो जल्द ही घर पहुंच जाएगी। दक्षिता ने 1.5 घंटे का रास्ता 20 मिनट में पूरा किया था। जब दक्षिता ने अपनी यादों से बाहर आती है, फिर गौर से अपनी क्यूटी के क्यूट से उदास चेहरे को देखती है। दक्षिता कुछ भी बर्दाश्त करती थी, लेकिन प्रिंस के चेहरे पर मुस्कान के अलावा कोई भी एक्सप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर प्रिंस के माथे पर एक शिकन भी आती तो दक्षिता का दिल कांप उठता, पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनीश के चिढ़ाने के चक्कर में उसका क्यूटी इतना डरा हुआ था। दक्षिता इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। दक्षिता ने प्यार से प्रिंस का सिर सहलाते हुए कहा, क्योंकि यह सुनकर प्रिंस अपना मासूम सा चेहरा उठाकर दक्षिता की तरफ देखता है। दक्षिता स्माइल करते हुए उसके गाल को सहलाने लगती है। प्रिंस अपने चेहरे और आंखों में उदासी लिए अपनी एंजल को देख रहा था। वो भले ही कुछ भी नहीं बोल रहा था, प्रिंस के चेहरे के एक्सप्रेशन और आंखों में छुपा डर दक्षिता को सब कुछ बता रहा था। राका से प्रिंस को कितना डर लगता है, उसे भावेश ने बताया था। बचपन में एक डॉगी ने प्रिंस को काट लिया था, जिस वजह से प्रिंस को डॉगी से डर लगता है। बल्कि प्रिंस खूंखार जानवर के पास चला जाता है, उसे डॉगी से हमेशा से ही डर लगता है। अचानक दक्षिता प्रिंस की आंखों में देखकर बोली, क्यूटी आपको घूमना पसंद है, चलो मैं आपको घुमाने ले चलती हूँ। ये सुनकर अचानक प्रिंस की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, सच्ची एंजल। ये सुनकर दक्षिता हाँ में सिर हिलाती है, तो प्रिंस किसी बंदर के बच्चे की तरह उछलकर दक्षिता की गोद में ही चढ़ गया और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला, एंजल आप सच में मुझे घुमाने ले जा रही है। ये सुनकर दक्षिता हाँ में सिर हिलाती है। प्रिंस बोला, एंजल हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। दक्षिता ने प्यार प्रिंस को अपनी बाहों में कसकर होल्ड करते हुए बोली, क्यूटी आपको कहाँ घूमने जाना है, आप बताओ। ये सुनकर प्रिंस कुछ देर सोचता है, फिर बोला, एंजल मैंने कभी समुद्र नहीं देखा, मुझे समुद्र देखने जाना है। ये सुनकर दक्षिता स्माइल करती है, फिर वो अपना एक हाथ प्रिंस की पीठ से हटाकर एक कॉल करती है। फिर प्रिंस को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। प्रिंस अपनी कमजोरी से उभर चुका था। प्रिंस अब नशे के हैंगओवर की भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रिंस को अच्छे से नहलाकर दक्षिता ने सुलाया था, लेकिन एक बार फिर दक्षिता प्रिंस के साथ शावर लेने चली गई, जिससे प्रिंस को हल्का फील हो और उसका राका से ध्यान हट जाए। दक्षिता प्रिंस को वॉशरूम में लेकर जाती है, उसके कपड़े उतारने में हेल्प करती है।
अपना गाउन उतारकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। प्रिंस एकटक दक्षिता की बॉडी को देखता कभी अपनी बॉडी को, ये देखकर दक्षिता धीरे से हाथ मारकर हल्की सी शर्मिंदगी के साथ बोली, क्यूटी आप क्या देख रहे हो, चुपचाप शावर लो, फिर घूमने भी जाना है। ये सुनकर प्रिंस मासूमियत से अपना छोटा सा सिर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके बार बार पलकें झपकाते हुए मासूमियत ने दक्षिता की चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला, एंजल ये तो ऐसे बॉल मेरे भी है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है, आपकी इतनी बड़ी क्यों है। दक्षिता का अचानक मन किया कि वह यहाँ से भाग जाए, लेकिन खुद को शांत करके बोली, क्यूटी मैं लड़की हूँ, आप लड़के हो। ये सुनकर प्रिंस हाँ में सिर हिलाता है। फिर दक्षिता के एक प्राइवेट पार्ट और अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करके कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दक्षिता प्रिंस के चेहरे को पकड़कर किस करती है, फिर शावर ऑन कर देती है। वो प्रिंस का ध्यान भटकाना चाहती थी। प्रिंस कुछ ज्यादा ही अजीब सवाल पूछ रहा था, भले ही वो ये सब मासूमियत में पूछ रहा था, लेकिन दक्षिता से ऐसे सवाल पूछने पर उसे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हस्बैंड के साथ पहली सुहागरात मना रहे हैं और उसका हस्बैंड चिढ़ा रहा है, लेकिन प्रिंस बहुत मासूम है, उसे नहीं पता चिढ़ाना किसे कहते हैं। दक्षिता ने इसी तरह प्रिंस को किस करते हुए प्रिंस के साथ में शावर लिया अपनी बॉडी पर और प्रिंस की बॉडी पर जेल लगाने। इस बीच दक्षिता ने एक बार भी अपनी किस नहीं टूटने दी। इधर प्रिंस को भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वह दक्षिता की कमर पकड़कर किस कर रहा था। वही दक्षिता खुद को और प्रिंस को शावर जेल लगाकर अच्छे से साफ कर रही थी। दक्षिता के छूने और पैशनेट किस की वजह से प्रिंस की बॉडी रिएक्ट करने लगी है, यह महसूस कर दक्षिता कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ गहरी सांस लेकर शावर ऑन कर देती है, अपनी किस भी तोड़ देती है, क्योंकि प्रिंस को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तकरीबन 20 मिनट के शावर के बाद दक्षिता और प्रिंस रूम में आते हैं। प्रिंस ने व्हाइट बाथरोब और दक्षिता ने डार्क ब्लू कलर का बाथरोब पहन रखा था। दक्षिता ने प्रिंस को ब्लैक टैक्सीडो देती है और खुद व्हाइट गाउन लेकर चेंज कर लेती है। प्रिंस ने शर्ट और पैंट पहन ली थी। जैकेट दक्षिता प्रिंस को पहना देती है और गले में एक छोटी सी टाई पहना देती है, जिसे आज प्रिंस किसी हैंडसम हंक से कम नहीं लग रहा था। ब्लैक फिटिंग पैंट, व्हाइट फिटिंग शर्ट, ब्लैक फिटिंग ब्लेजर और एक ब्लू कलर की टाई जैसे सेट इन दिनों की एक्सरसाइज और हल्दी खाने की वजह से इनकी बॉडी से भी कुछ अच्छा हो गया था। प्रिंस पहले बहुत ही ज्यादा स्लिम था, अब कुछ बेहतर तरीके से उसकी बॉडी ग्रो कर रही थी। उसके लंबे बालों की पोनीटेल बंधी हुई थी, जिस वजह से प्रिंस का छोटा सा मासूम सा चेहरा पूरी तरह क्यों हो रहा था। प्रिंस के चेहरे की मासूमियत उसे और ज्यादा हैंडसम बना रही थी, वो भी चॉकलेटी बॉय की तरह। दक्षिता प्रिंस का ये रूप देखकर हैरान थी। प्रिंस को दक्षिता बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, जैसे रोज लगती थी, लेकिन आज कुछ अलग था जो प्रिंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उसके बाद दक्षिता प्रिंस का हाथ पकड़कर लिविंग रूम में आती है। जैसे ही प्रिंस और दक्षिता लिफ्ट से निकलते हैं, लिविंग रूम में मौजूद सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस वक्त प्रिंस और दक्षिता किसी परफेक्ट कपल से कम नहीं लग रहे थे। सबकी नजरें प्रिंस और दक्षिता से नजरें हट नहीं रही थी। जो प्रिंस एक सिंपल सी पेंट और शर्ट में रहता था, आज वह ब्लैक टैक्सीडो में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। प्रिंस और दक्षिता के चेहरे पर अलग ही नूर मौजूद था। सब लोग अपने सामने मौजूद नज़ारे में खोए हुए थे। इधर भावेश की आंखें नम हो चुकी थी, वो हमेशा प्रिंस को इसी तरह देखना चाहता था। वो अपने युवराज को एक बहुत ही डिसेंट मैन की तरह ब्रांडेड सूट में अपना बिजनेस संभालते हुए देखना चाहता था। भले ही वह प्रिंस कर अपना बिजनेस संभालते हुए नहीं देख पा रहा था, लेकिन आज उसका एक सपना उसकी दक्षु दीदी ने पूरा कर दिया था। प्रिंस को इसी तरह की खूबसूरत बिजनेस सूट में देखने का। अभी उन सब लोगों के कानों में दक्षिता की कड़क आवाज आई, मैं और प्रिंस हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, तो आप लोग व्हाइट मैंशन से चले जाए। और आज जितने भी खामोशी से मेरी क्यूटी को डर भरे एक्सप्रेशन एंजॉय किया, उनकी सजा मैं अभी आप सब लोगों को बता देती हूँ। अनीश, आज से तुम्हारे राका को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर दो, वरना मैं उसे भगवान के पास शिफ्ट कर दूंगी। फिर अनीश की तरफ देखकर बोली, तुम्हें 1 महीने डीएम सोसाइटी में रहना है, वो भी अपने राका के बिना, और पूरी डीएम सोसाइटी की सफाई करनी है। 10 विला की और डीएम सोसाइटी के बाहर मौजूद मैदान की क्लीनिंग कोई भी सर्वेंट मदद नहीं करेगा। सर्वेंट की छुट्टी है, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे साफ सफाई कितनी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर अनीश का दिल कांप गया और रोनी सूरत बनाकर बोला, दक्षु दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं राका को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज सकता, वह मेरे बिना कैसे रहेगा, मेरा बच्चा वह मर जाएगा। मैं आपके कहने पर आपके विला की बहुत अच्छे से सफाई कर दूंगा, लेकिन डीएम सोसाइटी बहुत बड़ी है, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर दक्षिता बोली, सोसाइटी की सफाई करने में आपकी हेल्प, जितने भी लोग यहाँ बैठकर तुम्हें प्रिंस को चिढ़ाते हुए देख रहे थे, वो सब आपकी सफाई में हेल्प करेंगे, सिर्फ कांची छोड़कर। यह सुनकर कीर्ति मुंह बनाकर बोली, दक्षु तू इतनी बेरहमी कैसे हो सकती हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अगर मैं अनीश को कुछ बोलती निश्चय भैया मुझे डांटते, और अब अगर मैंने कुछ बोल नहीं बोला तो मुझे पनिशमेंट दे रही हो, मेरी इसमें गलती क्या है।
इधर निश्चय जो बेपरवाह होकर बैठा था, वो कभी कीर्ति को घूर रहा था, कभी दक्षिता को उसे समझ में नहीं आ रहा था। पहले बिना गलती करके उसका भाई उसे बचाने के लिए बोल रहा था, अब ये दोनों छोटी चुड़ैल है, उसे परेशान कर रहे हैं। वो तो एकदम शांत होकर बैठा था, फिर भी उसे बीच में क्यों घसीटा जा रहा है। दक्षिता ने कीर्ति की बात को इग्नोर करते हुए भावेश की तरफ देखकर, भाभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जाकर अपने विला में रेस्ट करो, इन सब लोगों को इग्नोर करो, अगर सबने अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं की तो फिर मैं इनके साथ और कठोरता से पेश आऊंगी, फिर मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ये सुन सब लोग समझ गए थे, अब उनके पास कोई भी चारा नहीं है। अंत में वह सब लोग अपना सर झुका लेते हैं। दक्षिता वहां से प्रिंस का हाथ पकड़कर विलास से बाहर की तरफ निकल जाती है। कीर्ति पीछे से बोली, दक्षु तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनकर दक्षिता कीर्ति को खतरनाक नजरों से घूरने लगी तो कीर्ति मुंह बनाते हुए बोली, मैं तुम दोनों की सेफ्टी के लिए पूछ रही हूँ। ये सुनकर दक्षिता बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मैं अपने आइलैंड पर जा रही हूँ। ये सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अनीश को पछतावा हो रहा था, उसने प्रिंस को क्यों चिढ़ा, अगर वह प्रिंस को नहीं चिढ़ाता तो शायद उस खूबसूरत आइलैंड पर घूमने का मौका उन लोगों को भी मिल जाता। इधर जो कीर्ति हमेशा बिना एक्सप्रेशन के रहती थी, उसकी भी आंखों में चमक आ गई और वो दक्षिता की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोली, मैं और मेरा भाभी आप लोगों के साथ चल सकते हैं क्या। दक्षिता ने उसे फिर इग्नोर कर दिया। वही भावेश भी घुरकर कीर्ति को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। इधर दक्षिता एंट्रेंस पर पहुंचकर बिना किसी इमोशन के बोली, आप सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग घूम सको, इसीलिए शांति से अभी डम सोसाइटी और विलास की सफाई पर लग जाओ, अगर तुम लोग अभी लगाओगे तभी कल सुबह क्लीनिंग हो पाएगी। आप लोग जानते हो मुझे क्लीनिंग कितना ऑपरेशन है। ये बोलकर दक्षिता वहां से चली गई, बल्कि अपने पीछे बहुत सारे लोगों को मायूस दुखी छोड़ गई। सब लोग अब अपनी खा जाने वाली नजरों से अनीश को घूर रहे थे, जैसे वह लोग अभी अनीश को यही फाड़कर मार देंगे। अचानक प्रिंस और दक्षिता को अपनी कार की ओर जाते हुए अनीश की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर दक्षिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही प्रिंस हैरानी से मुड़कर अपने विला के एंट्रेंस की तरफ देखने लगा। दक्षिता ने अपने मन में सोचा, मैं इसीलिए तुम सब लोगों को अनीश के साथ सजा देकर आई हूँ। मैं यही चाहती थी तुम लोग इस नालायक अनीश की अच्छी से धुलाई करो। अनीश क्या सफाई करने लायक बचेगा और दक्षिता और प्रिंस की पहली डेट कैसी रहेगी। क्या प्रिंस को वह आइलैंड पसंद आएगा या फिर कुछ ट्विस्ट आएगा। जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH69 दक्षिता और प्रिंस का क्यूट रोमांस DM सोसाइटी। व्हाइट मेंशन के अंदर की आवाजों को इग्नोर करके दक्षिता अपनी कार पार्किंग से निकालती है। प्रिंस को पैसेंजर सीट पर बैठने का इशारा करती है। प्रिंस दक्षिता के बराबर वाली सीट पर बैठ जाता है। दक्षिता कार स्टार्ट करने से पहले प्रिंस का सीट बेल्ट लगाती है। प्रिंस आज बहुत ही खुश था क्योंकि दक्षिता उसे घुमाने ले जा रही थी। दक्षिता प्यार से प्रिंस का सिर सहलाते हुए बोली, क्यूटी आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। प्रिंस खुशी से दक्षिता की ओर देखकर बोला, एजेंट सरप्राइज क्या है। ये सुनकर दक्षिता जोर से हंसते हुए बोली, क्यूटी सरप्राइज बताया नहीं जाता, ऐसे ही मिल जाता बता दिया। फिर कैसा सरप्राइज। ये सुनकर प्रिंस मासूम सा चेहरा बना लेता है। ये देखकर दक्षिता प्रिंस को चिढ़ाते हुए बोली, क्यूटी मैं तुम्हारे मासूमियत से नहीं पिघलने वाली। यह सुनकर प्रिंस मुंह बनाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। ये देखकर दक्षिता जोर से हंसती है, जिसे प्रिंस और ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर प्रिंस वो फिर कर खिड़की के बाहर देखने लगता है। दक्षिता कार ड्राइव करते हुए हाईवे की ओर जाने लगती है। प्रिंस हैरानी से जगह को देख रहा था, जो खूबसूरत पेड़ों से घिरी हुई थी। उस हाईवे के दोनों तरफ हरे भरे जंगल मौजूद थे। प्रिंस ने हमेशा रेगिस्तान ही देखा था, इतनी हरियाली बहुत कम देखी थी। अचानक हाईवे के आसपास मौजूद खूबसूरती को देखकर प्रिंस बोला, एंजल यहाँ कितने खूबसूरत जंगल है। हमारे बहुत ही बड़े मिट्टी के टीले हैं, वहाँ बहुत ही कम पेड़ है। जब हमारे शहर में बारिश होती है तभी हरियाली देखने को मिलती है, बाकी टाइम पर मिट्टी उड़ती रहती है। हमारा शहर भी बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर दक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अपने मन में बोला, इसका मतलब क्यूटी राजस्थान से है। इंडिया में तो रेगिस्तान राजस्थान में ही है। ये सोचकर दक्षिता गौर से प्रिंस को देखने लगी। वो प्रिंस की लैंग्वेज से कुछ समझ गई थी। प्रिंस किसी बड़े खानदान से बिलोंग करता है। प्रिंस की आइडेंटिटी के बारे में जानकर दक्षिता हैरान थी। तभी दक्षिता को याद आया, भावेश ने इशारों में बताया था प्रिंस को उसकी फैमिली से खतरा है। प्रिंस अपने शहर से दूर दिल्ली शहर में रहने के बावजूद भी हमेशा अपना चेहरा और आइडेंटिटी छुपा कर रखता है। प्रिंस ये रियल नेम भी नहीं है। ये सुनकर दक्षिता की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी। दक्षिता ने अपने मन में कहा, पहले मैं मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री का मामला संभाल लूं, फिर अपने क्यूटी के दुश्मनों को खत्म कर दूंगी। जिसने भी मेरी क्यूटी को परेशान किया है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उस मोहिनी को दक्षिता को आज भी याद था। प्रिंस को नींद में बुरा सपना हमेशा बोलता था, मोहिनी दीदी ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। दक्षिता प्रिंस को बुरी यादों में बेचकर मूड खराब नहीं करना चाहती थी। दक्षिता ने आगे कुछ भी नहीं पूछा, वो अच्छी तरह जानती थी
अगर प्रिंस की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा, उसके क्यूटी को उसके जाने के बाद बुरे सपने से गुजरना होगा। इसलिए दक्षिता ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, आज हम लोग समुंदर के पास रहेंगे, वहां पर हमारा एक खूबसूरत सा विला है। प्रिंस ने एक्साइटेड होकर दक्षिता की तरफ देख हो गया और वो राजस्थान के बारे में बिल्कुल ही भूल गया। उसके मन में अभी जल्द से जल्द विला और समुद्र को देखने की इच्छा साफ दिख रही थी। दक्षिता ने अनजान जगह पर कार रोक दी है। प्रिंस की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधने ही वाली थी। प्रिंस बोला, एंजल आप क्या कर रहे हैं? दक्षिता बोली, क्यूटी तुम्हारे लिए सरप्राइज है, अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधा ही पड़ेगा। प्रिंस ने देखा उसके सामने एक पत्थर का छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, जिसके बराबर में ही और भी बहुत सारे पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ों हैं। प्रिंस को पत्थर के पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्रिंस ने दक्षिता की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला, एंजल प्लीज मुझे ऐसे ही ले चलो ना। दक्षिता ने प्रिंस को घूर कर देखा, वो मुंह बनाते हुए अपना चेहरा घुमा लेता है। वो प्रिंस के आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देती है, फिर प्रिंस का हाथ पकड़कर उन पत्थर के पीछे ले जाती है। छोटी छोटी पत्थर के पीछे गहरा समुंदर दिखाई दे रहा था। समुंदर के किनारे पर एक खूबसूरत सी शिप खड़ी थी, जो अपने आप में एक छोटा सा लग्जरियस अपार्टमेंट थी। दक्षिता प्रिंस का हाथ पकड़कर शिप के अंदर चली जाती है। उसके बाद शिप की डेक पर जाकर प्रिंस को रेलिंग के पास खड़ा करके उसका ब्लाइंड फोल्ड खोल देती है। प्रिंस ने अपने सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वहां बहुत ही गहरे नीले कलर का समुंदर चारों तरफ फैला हुआ था। तभी वो शिप तेज आवाज के साथ स्टार्ट होता है, समुद्र की गहराइयों की तरफ अपनी रफ्तार से चलने लगता है। प्रिंस के चेहरे पर हैरानी भरी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। प्रिंस आज बहुत खुश था, पहली बार उसने इतना खूबसूरत शिप और समुद्र देखा था। प्रिंस जहान से उस चीज को देखता है जो देखने में बहुत ही सुंदर और लग्जरी। प्रिंस जाकर रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। उसको समुंदर से उठती हुई लहरें बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक प्रिंस को अपनी पीठ से पेट की ओर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है। जब प्रिंस अपना सर झुकाकर दक्षिता के हाथों को अपने पेट पर देख और दक्षिता के एहसास को महसूस कर वो दक्षिता की तरफ हल्का सर झुका लेता है। दक्षिता प्रिंस की पीठ पर अपना सर रखकर सुकून से आंखें बंद कर ली थी। समुंदर के पानी की छींटे दोनों के ऊपर आकर गिर रहे थे, पानी में मछलियां घूम रही थी। ये व्यू देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। शिप पर रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी, समुंदर के नीले पानी पर पड़ रही थी, जिससे सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा था। फिर पूरे 1.5 घंटे के बाद शिप जाकर एक बड़े से आइलैंड पर रुकती है। प्रिंस और दक्षिता शिप से नीचे उतरते हैं। फिर प्रिंस और दक्षिता शिप से उतरकर जाकर लग्जरियस कार में बैठ जाते हैं। कार का ड्राइवर दक्षिता को एक और ब्लाइंड फोल्ड देता है। दक्षिता भी प्रिंस की तरफ को ब्लाइंड फोल्ड बढ़ा देती है, तो प्रिंस का मुंह एक बार फिर बन जाता है, लेकिन इस बार वो बिना किसी न नुकुर के ब्लाइंड फोल्ड दक्षिता से बंधा लेता है। ड्राइवर कार को एक बड़े से विला के आगे रोकता है, जो इस आइलैंड पर बना हुआ था। दक्षिता और प्रिंस को समुंदर के किनारे पर छोड़ देता है। ड्राइवर कार वहां से लेकर निकल जाता है। अब वहां पर प्रेम और दक्षिता दोनों अकेले थे। प्रिंस के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। दक्षिता धीरे से प्रिंस के पीछे जाकर खड़ी होती है, फिर उसके कान के ऊपर फूंक मारते हुए प्रिंस ने बोली, क्यूटी सरप्राइज के लिए तैयार हो क्या? दक्षिता के ऐसे करने से प्रिंस को अपनी बॉडी में अजीब सा कट महसूस होता है। प्रिंस को आज एक अजीब अलग ही फीलिंग आ रही थी। जैसे ही प्रिंस कुछ बोलने वाला होता है, वैसे ही दक्षिता उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ती है, अपना एक हाथ उसकी कमर के चारों तरफ रख देती है। प्रिंस तो खूबसूरत एहसास को महसूस कर वो बहुत ही शांत हो जाता है। प्रिंस अपनी कांपती आवाज में बोला, एजेंट प्लीज अब मेरे आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटा दो, प्लीज मुझे समुंदर देखना है। ये सुनकर दक्षिता के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। दक्षिता प्रिंस के सामने आकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है। फिर प्रिंस का चेहरा अपने हाथों में भर के दक्षिता प्रिंस के और हेड पर किस करती है। फिर गाल पर, नाक पर, होंठों पर बेबी किस करके प्रिंस के चेहरे को गौर से देखती है। फिर दक्षिता प्यार से बोली, माय क्यूट बच्चा, माय क्यूटी, थोड़ा इंतजार करो। दक्षिता के इस तरह किस करने से और उसके चेहरे को पकड़ने से प्रिंस के शरीर में अजीब सी एक सनसनी सी दौड़ गई। प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रिंस किसी स्टेचू की तरह खड़ा था। दक्षिता प्रिंस के हाथ को पकड़कर से थोड़ा आगे ले जाती है, फिर उसकी तरफ हल्का सा झुककर बोली, माय क्यूटी क्या तुम हमारी धमाकेदार डेट के लिए तैयार हो? दक्षिता की बात सुन प्रिंस मासूमियत से मुस्कुराते हुए वो दक्षिता की नकल करते हुए क्यूट सा चेहरा बनाकर बोला, यस माय एंजल। ये देखकर दक्षिता जोर से हंस पड़ी। दक्षिता प्रिंस को आगे ले जाकर एक जगह खड़ा करती है और फिर प्रिंस की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा देती है। जब प्रिंस अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। प्रिंस के एक्सप्रेशन देखकर दक्षिता मुस्कुरा रही थी। उसको इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। प्रिंस को उसका सरप्राइज पसंद आया। दक्षिता अपने मन में बोली, क्यूटी आई एम सॉरी लेकिन मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी आपके एक पल बिना नहीं रह सकती। लेकिन जब मैं 10 साल की थी तब मेरी माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया था।
जब भगवान ने मेरे पिता का साया छीन लिया था, तब मेरी माँ का साया भी उन्हीं के साथ छीन लिया था। उस वक्त मेरे दादू और दादी ने ही मेरा साथ दिया था। आज जब इस उम्र में उनकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपको अपने साथ वहां ले जाकर आपकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। वो लोग मेहरा म्यूजिक और मेहरा प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। शायद वो लोग मुझे जान से मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैं अपने आप को आपके लिए बचा कर रखूंगी। मैं आपकी सेफ्टी का तो ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन शायद आप उस खौफनाक नज़ारे को कभी भूल नहीं पाए। मैं आपको हर उस दुख और दर्द से बचाना चाहती हूँ। मैं आपके मासूम दिल को उन बुराइयों के डर से बचाना चाहती हूँ आपकी और मेरी जिंदगी में है। ये सब सोचकर दक्षिता ने अपना सर झटककर उन विचारों को दूर किया। फिर प्रिंस की तरफ हल्का सा झुककर प्यार से बोली, क्यूटी क्या आपको ये सब पसंद आया? तब जाकर प्रिंस अपने शौक से बाहर आया। प्रिंस ने चारों तरफ गोल घूमकर उस खूबसूरती को देखा, फिर दक्षिता की तरफ मुड़कर उसे बच्चों की तरह लिपटकर बोला, थैंक यू सो मच एंजल, मुझे सब बहुत ही ज्यादा पसंद आया। दरअसल दक्षिता ने ईशा को यहाँ पर डेकोरेशन कराने का काम दिया था। ईशा ने सोचा उसकी बॉस उनके प्रिंस बाबा के साथ रोमांटिक डेट पर जा रही है, इसीलिए उसने एक बहुत ही रोमांटिक माहौल तैयार किया था। दक्षिता ने इस आइलैंड पर एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा ग्लास का विला तैयार करवाया था। उस विला के ग्लास का कलर समुंदर की तरह गहरा नीला था, जिसे वो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा था। ईशा ने समुंदर ने किनारे पर एक बहुत खूबसूरत बिस्तर तैयार किया था। चारों तरफ व्हाइट और रेड रोज फैले हुए थे। रंग बिरंगी लाइट लगी हुई कि समुंदर के किनारे पर थोड़ा पानी के अंदर एक रोमांटिक डिनर टेबल तैयार की गई थी। वहां पर एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था। वहां पर पूरे रोमांटिक तरीके से डेकोरेशन की गई थी। दक्षिता ने प्रिंस के अपने सूच निकालकर किनारे पर रख देती है। सूच के साथ पानी में चलना मुश्किल होता। प्रिंस को लेकर डिनर टेबल के पास जाती है। प्रिंस को एक कैप पर बैठाकर उसके पास दूसरी चेन खींचकर बैठ जाती है। इन चारों तरफ की खूबसूरती को देख रहा था। वही दक्षिता एक प्लेट में खाना निकाल रही थी। फिर दक्षिता प्यार से प्रिंस के क्यूट से चेहरे को प्रिंस को खाना खिलाती है। प्रिंस भी चारों तरफ खूबसूरती को एंजॉय करते हुए बच्चों की तरह खाना खा रहा था। ये देखकर दक्षिता को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। प्रिंस का ध्यान उस पर न होकर वहां की जगह पर था। दक्षिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो प्रिंस के सामने गुस्सा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए दक्षिता ने अपने आप को शांत करके प्यार से प्रिंस का सिर सहलाकर बोली, क्यूटी पहले खाना खा लो आराम से, फिर आराम से सब कुछ देख लेना, पहले का खाना खा लो प्लीज। प्रिंस दक्षिता की तरफ मासूमियत से देखने लगा। दक्षिता ने प्यार से प्रिंस के सिर थपथपाते हुए बोली, क्यूटी आज रात यहीं रुकने वाले हैं, इसीलिए आप आराम से खाना खाओ। प्रिंस एक्साइटेड हो गया। उसने जल्दी से दक्षिता के गाल पर किस कर लिया। दक्षिता शौक के मारे फ्रिज हो गई। दक्षिता और प्रिंस की रोमांटिक डेट कैसी होने वाली है और क्या प्रिंस दक्षिता के जाने के बाद किस तरह बिहेव करेगा? निश्चित दक्षिता के यहाँ पर ना होने का किस तरह फायदा उठाएगा? जाने के लिए अगला चैप्टर पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। 70 प्रमोशन। हेलो रीडर्स, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन कल पक्का इसे एडिट कर दूंगी। मैंने पॉकेट नॉवल से बात की है, उन लोगों ने कहा कि आप चैप्टर एडिट कर सकती है, प्रॉमिस कर 2 चैप्टर डाल दूंगी, बस आजाद एग्जी कर लीजिए। रिबॉर्न ऑफ मॉन्स्टर प्रिंसेस। कनौर शहर के रेड लाइट एरिया में एक रूम में जहाँ पर रंग बिरंगी लाइट जल रही थी, उसी रूम में पुराने लकड़ी के कठोर बिस्तर पर एक बहुत ही बदसूरत से लड़की सो रही थी। अचानक उस लड़की को ठंडे पसीने आने लगते हैं। वो डर कर बैठ जाती है, चारों तरफ देखती है, अपने आप को अजीब से माहौल में पाकर डर जाती है। वो लड़की अभी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी, इतने में दरवाजा खुला। 2 बदसूरत आदमियों के साथ एक महिला अपना मोटा सा शरीर लिए और चेहरे पर एक मेकअप की परत चढ़ाए हुए उस कमरे में अंदर आती है। वो आते ही बोली, ओ मेरे बदसूरत बतख के बच्चे को होश आ गया। वो औरत उसके पास आकर मुंह में पान चबाते हुए बोली, लड़की आज इन दोनों के साथ मजे कर। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए उस कमरे के बाहर चली गई। इधर वह लड़की अभी सदमे में ही थी। उस महिला को जाते देखकर वह लड़की चीखते हुए बोली, नहीं आंटी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर वह महिला उस लड़की को देखते हुए बोली, अगली डिक्लिक खुद को देख, तुम्हें इस रेड लाइट एरिया में अलावा कोई नजर उठाकर भी ना देखें। ये सुनकर वो लड़की और ज्यादा डर जाती है। उसे नहीं पता था वह इतनी गंदी जगह पर फंस गई है। फिर वह महिला अपना मोटा सा शरीर लेकर उस रूम के बाहर चली जाती है। इतने में ही उन दोनों आदमियों में से एक ने दरवाजा बंद किया। फिर दोनों उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वह लड़की रोते हुए भीख मांगते हुए बोली, मैं तो बदसूरत हूं ना, तो तुम लोग मेरे पास क्यों आ रहे हो? अरे जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो आदमी राक्षसों की तरह हंसते हुए बोले, हम कौन से खूबसूरत है, हमें तो हमारी जैसी ही लड़की चाहिए, हमें कोई खूबसूरत लड़की हाथ नहीं लगाने देती, इसीलिए हमें आज तुम्हें चखना है। ये बोलकर लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं कि अचानक वह लड़की बिस्तर से कूदकर खड़ी हो जाती है और पास ही मौजूद लकड़ी की चेयर को उठाकर उन दोनों को डराते हुए बोली,
मेरे पास मत आना वरना मैं तुम लोगों को मारूंगी। ये सुनकर वह दोनों जोर जोर से हंसते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। इतने में ही एक आदमी उस लड़की को छूने ही वाला था कि उस लड़की ने उस आदमी के हाथ पर मार दिया, जिससे दूसरा आदमी डर गया और वहां से भाग गया। लेकिन उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उसने दोबारा टूटी हुई चेयर उठाई और उस आदमी के सिर से पानी की तरफ खून बहने लगा। उस आदमी का सर फट गया क्योंकि उस चेयर में मौजूद लकड़ी का डंडा उस आदमी के सर में घुस चुका था। ये देखकर वह लड़की घबरा गई और बाहर की तरफ भागने लगी। इतने में ही उसे पकड़ने के लिए रेड लाइट एरिया में मौजूद आदमी उसके पीछे भागने लगे, लेकिन वह उन सबको इधर उधर घुमाते हुए उस एरिया से निकलने की कोशिश कर रही थी कि इतने में उस रेड लाइट एरिया का मालिक आ गया और उस लड़की को चिल्लाकर बोला, वहीं रुक जाओ लड़की वरना गोली मार दूंगा। लेकिन उस लड़की ने सोच लिया यहाँ जिंदगी भर जीने से अच्छा या तो यहाँ से भागना या मरना। अचानक ही उस मालिक ने उस लड़की के पैर पर गोली चला दी। फिर भी वह लड़की लगते हुए भागने लगी तो उस आदमी ने उस लड़की के दूसरे पैर पर गोली चला दी। फिर भी वह घसीटते हुए भागने लगी। ये देखकर उस मालिक को गुस्सा आ गया और वह बोला, मैं तो तुमसे कुछ कमाई करना चाहता था, लेकिन मुझे मेरे कोठे में तुम जैसी कोई बागी नहीं चाहिए जो इतनी घायल होने के बाद भी भागने की कोशिश करे। मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकता जिससे मेरा ये बिजनेस बर्बाद हो। मुझे पता है अभी मैं तुम्हें यहाँ कैद भी कर लूंगा तो एक दिन तुम मुझे बर्बाद करके भाग जाओगी। ये बोलकर उस लड़की के पास आकर सीधा उसके माथे में गोली दाग देता है। उस लड़की ने आखिरी सांस लेते हुए सोचा, अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया तो तुम जैसी लोगों का खात्मा करना ही मेरा सबसे बड़ा मकसद होगा, और जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसका अंत तो बहुत भयानक होगा। ये बोलकर उस लड़की ने आखिरी सांसें लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उस लड़की को ऐसा लगा जैसे वह किसी धुंध के अंदर से किसी गहरी खाई में गिरती जा रही है। उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उसने पता नहीं कितने सालों का सफ़र किया है। अचानक उस लड़की की आंख खुलती है तो वह खुद को एक सड़क के किनारे पर लेटा हुआ पाती है। ये देखकर वह हैरान हो जाती है और जल्दी से उठकर बैठकर अपने शरीर को चेक करने लगती है तो उसे हैरानी होती है कि उसे 3 गोलियां लगी थी, फिर भी वह जिंदा बच गई, अभी कुछ भी नहीं हुआ उसे। अचानक उस लड़की की नज़र सामने गई। उसे याद आया कि इसी वेन में वो किडनैप होने के बाद वह मौत के दरवाजे पर पहुंची थी। ये याद आते ही अचानक ही वो लड़की झटके से खड़ी हो गई और वहां से एक स्ट्रीट मार्केट की ओर भागने लगी। इस वक्त उस लड़की के पैर कांप रहे थे, साथ ही लड़खड़ा भी रहे थे, फिर भी वो अपनी जी जान लगाकर 102 किलो के शरीर को लिए भाग रही थी। उसके आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कुछ लोग तो बातें कर रहे थे कि यह अगली डकलिंग इस तरह क्यों भाग रही है जैसे यह इस तरह दौड़ने से अपनी बदसूरती से छुटकारा पा लेगी। इसे नहीं पता लोग खूबसूरती से बदसूरती में बदल जाती है, लेकिन बदसूरत लोगों के नसीब में कभी भी खूबसूरत नहीं होती है। इसी तरह लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन उस लड़की को लोगों की परवाह नहीं थी। वह तो बस जितनी जल्दी हो सके भीड़ में खो जाना चाहती थी। इसी तरह दौड़ते हुए इस भीड़ में घुस गई। वैन भी थोड़ी देर तो उसे ढूंढती रही, लेकिन फिर उसमें से एक आदमी ने अपना फ़ोन निकालकर एक फ़ोन मिलाकर कहा, वह लड़की हमसे बच निकली। उधर से एक महिला की आवाज़ आई, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम निकम्मे लोगों से कुछ नहीं हो सकता, मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद उधर से कॉल कट हो जाता है। उधर वह मोटी सी लड़की सुनसान एरिया में पहुंच गई जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं पर एक बंगे ट्रक में सामान लोड किया जा रहा था। वह लड़की कुछ देर खड़ी हुई, उन सब लोगों को काम करते हुए देख रही थी। अचानक उसके आइडिया दिमाग में आया और वह छुपते हुए उस ट्रक के पास पहुंच गई। थोड़ी देर बाद सारा सामान लोड होने के बाद ड्राइवर आगे जाकर उस आदमी से कुछ बातें करने लगा। इतने में वो लड़की उस ट्रक में बैठ गई। वो ट्रक शहर से बाहर की तरफ जाने लगा। ट्रक में मौजूद लड़की आराम से छुपकर बैठ गई। कम से कम 2 या 3 घंटे के बाद और ट्रक एक जगह पर रुकता है। वह लड़की बाहर की तरफ जाकर देखती है तो उसे बिल्डिंग दिखती है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर वह लड़की चुपके से उतरकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। उधर ड्राइवर ट्रक को वहीं खड़ा करके चला जाता है। लड़की जाकर उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर बैठ जाती है और अभी शाम का टाइम हो गया था, इसीलिए वहीं पर बैठी रहती है। उस लड़की को भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन फिर भी अपने आप जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। तब फिर उसे भूख प्यास ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई तो वह उसी बिल्डिंग में कुछ ढूंढने लगी, क्योंकि रात के 11 बजे बज चुके थे। वह अभी कहीं जा नहीं सकती थी, इसीलिए वह वहीं पर कुछ अपना पेट भरने के लिए लड़की 3rd फ्लोर पर पहुंची तो वहां पर कुछ दूरी पर टूटी हुई टेबल चेयर के पास खाने के पैक थे। उसके पास जाकर देखा तो एक डिब्बे में थोड़ी सी बिरयानी थी और एक झूठा डब्बा था, उसमें आधा खाया हुआ चपाती का टुकड़ा था। उस लड़की ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे थोड़ी दूरी से एक पानी की बोतल भी मिल गई। उसके बाद उस लड़की ने अपना थोड़ा सा पेट भरा
और अब तक की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। दरअसल इस लड़की का नाम कुशा मलिक है। कन्नौज शहर की सेकंड जनरेशन के अमीर परिवारों में शामिल मलिक परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। पहले वह बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, लेकिन जब वह आश्रम से मलिक खानदान में आई तब से उसे सब लोग बहुत प्यार से रखते थे। लेकिन मलिक खानदान के बेटे बहु खुश नहीं थे, क्योंकि उसे इम्पोर्टेंट मिल रही थी। एक दिन जब मलिक परिवार का हेड जिसने कुशा को गोद लिया था, उसकी मौत हो गई। तभी से कुशा की जिंदगी के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे कुशा को ड्रग्स दिया जाने लगा, जिसकी वजह से उसके बॉडी फूलने लगी और स्किन कहीं कहीं से काली और कहीं कहीं से गोरी हो गई। उसके चेहरे पर भी अजीब से काले के निशान आ गए। कुशा की गोरी स्क्रीन पर बड़े बड़े काले निशान आ गए। उसको नहीं समझ आ रहा था क्या हुआ। एक दिन मलिक फैमिली के हेड की वाइफ कल्याणी थी, वह उसे हॉस्पिटल में लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कुशा को चर्म रोग हो गया है। लेकिन उस डॉक्टर ने मलिक परिवार के बेटे से रिश्वत ली थी, इसलिए उसने कुशा को दिए जाने वाले ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसीलिए फिर दादी ने भी ज़्यादा नहीं सोचा, बस उसे पढ़ाने लिखाने और उसके पैरों पर खड़ा करने पर ध्यान दिया। इसी तरह वो कुशा को एजुकेट करने में लग गई। लेकिन कुशा का स्कूल में भी जीना हराम था। मलिक परिवार की असली पोती कामना उसे स्कूल में बहुत परेशान करती और सब लोग उसे अगली डकली कहकर ही चिढ़ाते थे। इसी तरह धीरे धीरे जैसे तैसे कुशा बड़ी हुई। जब कुशा 17 साल की थी तब एक दिन रास्ते पर जा रही थी कि कुछ लड़कों को उसने एक लड़की को छेड़ते हुए देखा तो उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने उन लोगों को ले जाकर जेल में डाल दिया। उन्हीं में से एक वहाँ के मेयर का बेटा था, जो बहुत घमंडी था। लेकिन वह मेयर अच्छा इंसान था, इसीलिए उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने बेटे से ही रिश्ता तोड़ लिया। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस अमीर के बेटे अविनाश ने एक गेम प्लान किया। कुशा की बहन कामना के साथ मिलकर उसने कुशा को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया। उसके बाद उन लोगों ने 1 साल तक उसे जानने की कोशिश की। फिर जब कुशा 18 साल की हुई थी, उस दिन उसके जन्मदिन की पार्टी रखी गई, क्योंकि यह उन लोगों का एक प्लान था जो किसी को नहीं पता था। फिर पार्टी बहाने अविनाश कुशा शॉपिंग कराने लेकर गया। उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें चेंजिंग रूम से ले ली और इधर कामना ने भी घर पर कुशा की बहुत सारी प्राइवेट फोटो भी ले ली थी। फिर कुशा बर्थडे के दिन अविनाश ने प्रपोज किया तो कुशा ने सोचा शायद अविनाश सच में प्यार करता है, उसके बदसूरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जब कुशा ने उस लड़की को बचाया था तब उसने उन लड़कों का चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए कुशा को नहीं पता था कि अविनाश उन लड़कों में था। इसीलिए उसने अविनाश के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अचानक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक लड़का बैक स्टेज से आया और प्रोजेक्ट पर कुशा की प्राइवेट फोटो दिखाते हुए बोला, मेरे साथ सोने के बाद तुम अविनाश से शादी कैसे कर सकती हो। ये सब देखकर उस लड़के की बातें सुनकर सब लोग कुशा को घिन भरी नजरों से देखने लगे। अविनाश भी साथ में नाटक करते हुए धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब देखकर और सुनकर कुशा आकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई भी उस पर तरस नहीं खा रहा था। मलिक फैमिली की हेड कल्याणी ने भी गुस्सा को खींचकर थप्पड़ मारा और उसे अपने घर से निकाल दिया। जब कुशा घर के बाहर खड़ी थी तब अविनाश और कामना उसके पास आए और उन लोगों ने बताया कि यह उनका ही गेम प्लान था, उसे बर्बाद करने का। वह सड़क पर भीख मांगे लेकिन तुझे कोई भी खाना नहीं देगा और फिर 3 दिन बाद वह लोग उसकी जिंदगी और भी नरक से बेहतर बना देंगे। इसी तरह 2-3 दिन कुशा सड़कों पर भटकती रही, लेकिन भूख के कारण कुशा वही। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।